नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव अपने समापन की ओर है। छठे चरण का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। 1 जून को ही शाम को आपको तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल के नतीजे देखने को मिलेंगे और 4 जून को असली नतीजे देखने को मिलेंगे। तो 4 जून की तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव लड़ा किस मुद्दे पर गया, इस चुनाव का सेंट्रल थीम क्या था। ये बहुत से लोग कहते हैं कि चुनाव बड़ा ठंडा था, चुनाव में कोई उत्साह नहीं था, बड़ा नीरस चुनाव था, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। और इन सब बातों के पीछे मकसद ये होता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर, उनकी सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उस तरह का आकर्षण नहीं रह गया जैसा 2014-2019 में था। अब देखिए, विरोधी दल ऐसा बोले तो समझ में आता है, लेकिन इस देश में एक इकोसिस्टम है, एक ऐसा वर्ग है जो जिसके बारे में अभी एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि जो बीजेपी को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, उसे बीजेपी का जीतना जो है वो हमेशा एक फ्लूक लगता है। उसे लगता है कि ये जो है असली नहीं है, ये किसी घटनाक्रम के चलते किसी वजह से हो गया। आप देखिए, 2 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 1984 के बाद पहली बार 2014 में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। क्या कहा गया? उसमें नरेंद्र मोदी की कोई तारीफ नहीं हुई। नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय नहीं देना है, ये तय किया गया और कहा गया कि ये तो एंटी इनकम्बेंसी थी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, इसलिए बीजेपी और मोदी जीत गए। उस मौके का जो है फ़ायदा उठा लिया मोदी ने, वरना मोदी के पक्ष में चुनाव नहीं। बार बार कहा जाता है कि ये पॉजिटिव मैंडेट नहीं था, ये नेगेटिव मैंडेट था, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ जनादेश था, मोदी के पक्ष में नहीं था। अब ये देखिए, मतलब ये जीती मक्खी निगलने जैसा है कि आपको जो सामने दिख रहा है उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दिन को रात बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में मोदी फिर जीत गए। उस समय कहा जा रहा था कि 2014 में एंटी इनकम्बेंसी से जीत गए, अब तो जीतने का सवाल ही नहीं है। तो 2019 में फिर जीत गए तो कहा गया वो तो बालाकोट स्ट्राइक हो गई इसलिए जीत गए। उससे पहले तक क्या कहा जा रहा था? उससे पहले तक कहा जा रहा था कि जीएसटी और नोटबंदी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को हरा देंगे, इसकी कीमत मोदी को चुकानी पड़ेगी। इस चुनाव में मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, सुनकर हंसी भी आई कि कहा जा रहा है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर इस चुनाव में दिखाई देगा। ये वही लोग हैं जो नोटबंदी 2016 नवंबर में जब हुई, उसके बाद मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला था। उस समय ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी को नुकसान तो होना ही है, कितना होना है इसका सवाल है। तो उनके हिसाब से नोटबंदी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, पहला जो होने जा रहा है बीजेपी के लिए, वो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। बम्पर जीत हुई बीजेपी की, 403 में से 312 सीटें अकेले, 312 अकेले, और अपने सहयोगियों के साथ 325 सीट्स जीती। इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई। लेकिन उसका भी श्रेय जो है वो देने को तैयार नहीं हुए कि ये हिंदू मुसलमान करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके इस तरह से चुनाव जीते हैं। ये मोदी की जीत के रूप में उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। जहाँ भी मोदी की जीत होती है उसको कम करके दिखाने की कोशिश होती है। 2 राज्यों का उदाहरण दूंगा आपको। एक महाराष्ट्र में जब नरेंद्र मोदी आए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर, तब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की 4थे नंबर की पार्टी थी। 4थे नंबर की पार्टी केवल विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी, दोनों चुनाव में जो है वो 4थे नंबर की पार्टी थी। 2014 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना दिया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी। उसका स्ट्राइक रेट जो है वो, चूँकि अकेले लड़ी थी विधानसभा चुनाव, गठबंधन नहीं हुआ था शिवसेना से, तो उसका स्ट्राइक रेट 45% से ज़्यादा था। 2019 में गठबंधन था, चुनाव हुआ, बीजेपी 100 सीटें पिछली बार से कम लड़ी तो उसकी 15-16 सीटें कम आई। स्ट्राइक रेट 70% के ऊपर था, लेकिन कहा गया कि बीजेपी हार गई।
जबकि शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन था उसको पूर्ण बहुमत मिला, तो उसको भी स्वीकार करने से मना कर दिया। कहा कि ये तो बीजेपी की हार है, क्योंकि सरकार जो है वो नहीं बन पाई। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी मुख्यमंत्री बनने की, और वो कांग्रेस और एनसीपी से जाकर मिल गए, तो ये इसे बीजेपी की हार कहा गया। इसी तरह से दूसरा राज्य है हरियाणा, जहाँ जब मोदी आए 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन के, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी थी। तीसरे नंबर की इसलिए कि 3 ही पार्टियां थी, उससे नीचे जा नहीं सकती थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी। माना जाता था कि ये विधानसभा में 3-4 सीटें जीत सकते हैं, एक आध सीट कभी तुक्के से लोकसभा में भी जीत सकते हैं, इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं थी। मोदी ने हरियाणा में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और उसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी नंबर 1 पार्टी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया, बीजेपी की 6 सीटें घट गई, लेकिन वो नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रही। 10 साल मुख्यमंत्री रहने वाले कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को हराना, सत्ता से बाहर करना तो दूर, उसे नंबर 2 पर भी नहीं धकेल पाए, लेकिन उसे बीजेपी की हार माना गया। कहा गया बीजेपी तो हार गई, तो जिसने सरकार बनाई वो हार गई, जो सरकार नहीं बना पाई वो हार गई। दोनों राज्यों में वो नंबर 1 की पार्टी रही। ये आंकड़े मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है जो बीजेपी की जीत को या बीजेपी की बढ़त को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। लेट 80s और 90s में 89 में बीजेपी को 85 सीटें मिली लोकसभा की। उसके बाद से आप देखिए लगातार जो है जितने चुनाव हुए हैं अब तक, लगभग 8 लोकसभा चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे कभी नहीं गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सफलता की प्रशंसा आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अब एक नया जो है नैरेटिव चलाया जा रहा है, खोज कर लाया गया है कि कांग्रेस का पतन किस कारण से हुआ, और उसको आरोपित किया जा रहा है कि बीजेपी का भी पतन इसी रास्ते से होगा। तो कांग्रेस का पतन किस रास्ते से हुआ? कांग्रेस का पतन हुआ हिंदी पट्टी में उसकी कमज़ोर होती स्थिति। 1967 लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी ने संदेश दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी से ऊब चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बहुत जगह हार हुई, उसकी लोकसभा सीटों की संख्या कम हो गई। 1969 में उसकी पार्टी में स्प्लिट हो गया और बड़ी टूट हुई, और कांग्रेस पार्टी को सरकार बचाने के लिए, चलाने के लिए कम्युनिस्टों का समर्थन लेना पड़ा। कम से कम 11-12 राज्यों में समवित सरकारें बनी, संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई इन राज्यों में। और उसके बाद जो है 1977 आया, 71 भी आया बीच में, जब बड़ी जीत हुई इंदिरा गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। 77 में फिर से बड़ा धक्का लगा हिंदी पट्टी में कांग्रेस पार्टी को। 77 में दक्षिण में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए उसकी लोकसभा में लगभग 150 सीटें आ पाई दक्षिण की वजह से। लेकिन हिंदी पट्टी में उसकी स्थिति खराब हुई, और 1989 में जो उसको धक्का लगा उससे वो आज तक उबर नहीं पाई है। तो ये कहा गया कि जो है हिंदी पट्टी, उसमें लगभग 245 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ से जो ताकत लेकर आता है वही दिल्ली में शासन करता है। तो कांग्रेस जब तक मजबूत रही हिंदी पट्टी में तब तक वो सत्ता में रही। 2004 और 2009 की बात छोड़ दीजिए, उसको अपवाद की तरह वो दक्षिण के कारण आई, और दक्षिण में भी सिर्फ आंध्र प्रदेश के कारण सत्ता में आई। 2004 में बीजेपी और कांग्रेस की सीटों का अंतर सिर्फ 6 या 7 सीटों का था, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं था। लेकिन कांग्रेस के साथ ज़्यादा दल आ गए, इसलिए गठबंधन बन गया, यूपीए बना और उसकी सरकार बन गई, जिसको सोनिया गांधी की बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, बहुत बड़ा मैंडेट माना जाता है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 145 सीटें मिली थी 543 सीटों में से। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट दिया जाता है और कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया जाता। 1991 में बीजेपी को 120 सीटें मिली और 1996 में 162 सीटें मिली।
लेकिन इसके लिए बीजेपी की कहीं प्रशंसा नहीं हुई कि बीजेपी ने इतनी लंबी छलांग लगा ली। ये कहा गया कि वो अयोध्या आंदोलन के कारण उनको थोड़ा फ़ायदा मिल गया है, ये जैसे ही आंदोलन का ज्वार शांत होगा भारतीय जनता पार्टी फिर से वहीं पहुंच जाएगी जहां है। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसमें एक बहुत बड़ी छलांग लगाई 2014 में, जब मोदी ने नेतृत्व संभाला तो सामाजिक समीकरण साधा और उसके बाद सरकार बनाने के बाद जो है गवर्नेंस के मुद्दे पर, गवर्नेंस के फ्रंट पर मोदी ने जिस तरह से काम किया, लोगों में एक भरोसा जताया कि ये ऐसा आदमी है जो डिलीवर कर सकता है। एक आंकड़ा मैंने पिछले वीडियो में दिया था, फिर से दोहरा रहा हूँ उसको। पिछले 10 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए मोदी सरकार गरीबों के खाते में 34 लाख करोड़ रुपए, 34 लाख करोड़ रुपए भेज चुकी है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार का गवर्नेंस का रिकॉर्ड क्या, खास तौर से डिलीवरी का रिकॉर्ड। वो जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और वो अगर जो है बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के हो तो उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो नया एक वर्ग बना, एक नया क्लास मोदी ने बना दिया है, लाभार्थी वर्ग, उसको डिमीन करने की कोशिश हो रही है कि भाई आपकी क्या इकॉनमी है। 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को अगर आपको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो फिर कहाँ से आपने अर्थव्यवस्था का विकास कर दिया। मैंने एक दिन सवाल पूछ लिया टेलीविज़न चैनल पर एक सज्जन से जो ये तर्क दे रहे थे। मैंने कहा कि कोरोना के दौरान से ये शुरू हुआ 5 किलो अनाज मुफ्त देना, उससे पहले क्या ये लोग जीवित नहीं थे? सवाल ये है कि इसलिए ये जीवित नहीं है, इसलिए ये नहीं है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। 5 किलो अनाज के गणित को समझिए, उसकी इकॉनमी को समझिए। 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 2 जून की रोटी की चिंता नहीं करनी है, उसके लिए उन्हें श्रम नहीं करना है, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ये इंतज़ाम किया है ये मुफ्त राशन की योजना ने। अब उनकी जो कमाई है वो दूसरी चीज़ों पर खर्च होगी, दूसरे सामान खरीदने पर खर्च होगी, उससे इकॉनमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा तो अर्थव्यवस्था को ही होगा और उन लोगों के लिए सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा। अगर आज जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है तो इसी वजह से कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो गरीब आदमी है उसको अपने परिश्रम से जो वो कमा रहा है उसको अपने घर के राशन के लिए खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो वो खर्च सरकार ने उसका बचा दिया है, उसकी ये बचत है। आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य बीमा है, घर के बर्तन तक बिक जाते थे इलाज कराने में, या इलाज नहीं होता था और बीमारी से मर जाते थे। वो सुविधा देकर उनका जो खर्च होता था और उस दौरान जो उनका काम बंद होता था, उसकी वजह से जो आमदनी बंद होती थी, वो सब जो है रोक दिया। तो अगर आप समग्रता में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर आप एकांगी दृष्टि से देखेंगे कि आपको खोजना है कि मोदी को कहाँ घेरना है और कैसे आलोचना करना है, तो आप सही नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे। तो इस समय मोदी एक इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं। पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है कि ये तीसरा चुनाव नरेंद्र मोदी का है, उनके नाम पर लड़ा जा रहा है और उनके लिए लड़ा जा रहा है। जो वोट पड़ रहा है बीजेपी को, मोदी के नाम पर पड़ रहा है। फिर भी इकोसिस्टम लगा हुआ है कि जिस तरह से उत्तर भारत से हिंदी पट्टी से कांग्रेस चली गई थी, उसी तरह से हिंदी पट्टी में बीजेपी को लेकर नाराज़गी है। ये एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ से जो है बीजेपी कमज़ोर होगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। सवाल ये है कि विकल्प कौन है, इसकी बात नहीं होती। जो विकल्प हैं उनके पास अपना नैरेटिव क्या है? कोई नेशनल नैरेटिव है, कोई विजन है? नहीं है। लेकिन मोदी के खिलाफ, क्यों मोदी के खिलाफ? क्योंकि भारत में एक कमज़ोर सरकार चाहिए। ये जो इकोसिस्टम है इसमें देश में ही एक वर्ग शामिल नहीं है, इसमें तमाम विदेशी ताकतें भी शामिल हैं जो नहीं चाहती कि भारत में एक मजबूत सरकार, एक मजबूत नेतृत्व हो। मोदी उनको बर्दाश्त नहीं है क्योंकि मोदी झुकने को तैयार नहीं है।
उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में जो उनकी शर्तें आसानी से मानने को तैयार हो जाए, जो उनके अनुसार चलने को तैयार हो जाए। तो ये लड़ाई नरेंद्र मोदी, इस चुनाव की लड़ाई विपक्षी दलों से नहीं लड़ रहे हैं, इस इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं। इस इकोसिस्टम को हराना ज़्यादा ज़रूरी है विपक्षी दलों को हराने से। जब तक ये इकोसिस्टम बना रहेगा तब तक नकारात्मकता फैलती रहेगी देश में, तब तक देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों को बल मिलता रहेगा। तो इस इकोसिस्टम को तोड़ने का, उसको कमज़ोर करने का चुनाव है ये। तो इस चुनाव को सामान्य चुनाव के रूप में मत देखिए और मोदी की इस लड़ाई को सामान्य लड़ाई के रूप में मत देखिए। मोदी एक दो इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि ये इकोसिस्टम जो है वो, पत्रकारों से उन्होंने कहा कि वो आपसे ऐसे सवाल पूछवाता है, आप दूसरी तरह के सवाल पूछते हैं तो आपकी आलोचना होती है, ट्रोलिंग होती है, तो आप उस डर से जो है इस तरह के सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा इस इकोसिस्टम को ठीक भी मैं ही करूँगा। तो ये इकोसिस्टम जो है वो दरअसल मोदी और भाजपा का ही विरोधी नहीं है, वो भारत में किसी भी मजबूत सरकार का विरोधी है। वो नहीं चाहता कि केंद्र में एक मजबूत और स्थायी सरकार बने, वो चाहता है कि गठबंधन की कमज़ोर सरकार हो जिसको मैनिपुलेट करना आसान हो। तो उस इकोसिस्टम की लड़ाई है। मेरा मानना है कि ये डिसाइसिव और निर्णायक लड़ाई है। ये तीसरा टर्म जो मोदी का है, इसमें इस इकोसिस्टम को कमज़ोर करने के लिए काम होने वाला है 4 जून के बाद। तो 4 जून का इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।